दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई अकेडमी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको अकाउंट का, यूँ कह लीजिए कि अकाउंट का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि अकाउंट जो आपका अकाउंटेंसी है वो इसी पर टिका हुआ है। वो आपका शब्द जो है वह जर्नल एंट्री है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि जर्नल क्या होता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, कैसे काम करता है, कैसे ये ट्रेडिशनल अप्रोच या कैसे मॉडर्न अप्रोच के आधार पर ये काम करता है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक व्यापारी अपने व्यापार में जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन करता है, जो भी लेन देन करता है, उन सभी प्रकार के लेन देनों को डेट वाइज या सीक्वेंस वाइज कह लीजिए को एक पुस्तक में लिखकर तैयार करता है। उस पुस्तक को ही हम लोग यहाँ पर जर्नल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यहाँ पहले कह रहा आपका है जर्नल। मीनिंग ऑफ जर्नल के बारे में कह रहा है, जर्नल के बारे में। तो एक व्यापारी अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनों को डेट वाइज और सीक्वेंस वाइज जिस पुस्तक में लिखता है वह पुस्तक हमारा कहलाएगा जर्नल। जर्नल की अगर हम लोग बात करें तो जर्नल जो आपका है वो फ्रेंच भाषा के जोर नामक शब्द से मिलकर बना है, जिसका आशय होता है डायरी। मतलब एक प्रकार से एक ऐसी बिजनेस की जो आपकी डायरी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन की डायरी है, जिसमें बिजनेस में जो भी घटनाएं, जो भी लेन देन, जो भी मौद्रिक लेन देन घटनाएं की गई है, उन सभी प्रकार की लेन देनों को एक पुस्तक में या एक कह लीजिए एक डायरी में तैयार कर लेंगे। जो डायरी हमारी तैयार होगी वही हमारा कहलाएगा जर्नल। और इस डायरी में या इस जर्नल में लिखने की क्रिया को ही जर्नलाइजिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा। जर्नलाइजिंग, जर्नल में जिस माध्यम से हम लोग लिखते हैं वह क्रिया ही हमारा कहलाता है जर्नलाइजिंग। तो अकाउंट में समझ लीजिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो यह हमारा है जर्नल है। या इसको कह लीजिए मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ में तो अंक का जिस प्रकार रोल होता है, विदाउट अंक जाने आप मैथ्स नहीं लगा सकते। उसी प्रकार अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल आपको ABC आना चाहिए, तभी जाकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको अकाउंटेंसी सीखना है तो सबसे पहले आपको जर्नल आना चाहिए। एक प्रकार समझ लीजिए कि आपका ये जो जर्नल है वो अकाउंटेंसी का ही लैंग्वेज है। पहले आपको जर्नल आना चाहिए, तभी जाकर अकाउंटेंसी वाला काम आप कर सकते हैं। एक व्यापारी बिजनेस में बहुत से लेन देन करते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो व्यापारी अपने व्यापार के लिए कई प्रकार की पुस्तक तैयार करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 3 शब्द में बात करूंगा। एक तो पहला आपसे कह रहा मेमोरेंडम, वेस्ट बुक या रफ बुक, दूसरा हमारा कह रहा जर्नल और तीसरा हमारा कह रहा लेजर। पहले अगर हम लोग बात करेंगे मेमोरेंडम, वेस्ट बुक या रफ बुक, नाम से स्पष्ट रहा मेमोरेंडम मतलब एक प्रकार से स्मरण। वास्तव में यह व्यापारी उसमें प्रयोग करता है जहां पर बिजनेस बहुत अधिक होते हैं, जहां पर ट्रांजैक्शन एक दिन में कई ट्रांजैक्शन होते हैं। तो व्यापारी अपने याददाश्त को बनाए रखने के लिए वह एक पेज पर या कह लीजिए एक डायरी में, एक पुस्तक में पेंसिल के द्वारा या कलम के द्वारा या पेन के द्वारा किसी भी माध्यम से उसको लिख देता है, सिर्फ याद रखने के लिए मैंने किससे लेन देन किया है, किसको दिया है, किससे लिया है, किसको देना है, किससे पाया, किससे, इन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारी करने के लिए वो मेमोरेंडम बुक में वो लिख देता है। इसी को हम लोग वेस्ट बुक के नाम से कहते हैं, वेस्ट बुक नाम से भी जानते हैं, या एक प्रकार से कह लीजिए रफ बुक। जिस प्रकार हम लोग किसी चीज को करने से पहले उसको सबसे पहले रफ करते हैं, इसलिए ये वास्तव में किसी भी बिजनेस के लिए ये अनिवार्य नहीं है कि आपको मेमोरेंडम या वेस्ट बुक या रफ बुक आपको बनाना है। वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक या कह लीजिए रफ बुक, ये बनाना अनिवार्य नहीं है। व्यापारी अपनी सुविधा के लिए, अपनी याद को ताज़ा रखने के लिए, जानने के लिए कि हमने उस समय क्या लेन देन किया था, किसको क्या दिया था, एक पुस्तक में बाकायदे उसको लिख दिया जाएगा। बाद में इन सब पुस्तक में जो भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसे कंपनी का जो मेन पुस्तक है, कह लीजिए प्राइमरी बुक का सबसे जो मेन अगर आपका कोई बुक है जर्नल, तो वहां पे सबसे पहले आपको जर्नल पे लिखना पड़ेगा। जहां छोटा लेन देन, जहां छोटे व्यापारी छोटे लेन देन है, वहां पर ये लोग मेमोरेंडम या वेस्ट बुक या बुक आपका रफ बुक बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लोग क्या करते हैं, जर्नल लिख देते हैं। उसको जर्नल में आपने क्या क्या लेन देन किया है,
क्या उधार किया है, क्या नकदी किया है, किसी प्रकार कोई भी ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी फॉर्म में हो। ध्यान रखिएगा, अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूंगा, अकाउंट में कभी भी अगर कोई नंबर आ जाए, जैसे ये नंबर की मैं बात कर रहा हूं, अगर 200 आ जाए तो ध्यान रखिए ये 200 अंक मत समझिएगा। यहाँ पर जब भी अगर यहाँ 200 या कोई भी नंबर आ जाए तो आप इसको मॉनेटरी फॉर्म में समझ लीजिए, ये मतलब यहाँ पर जब भी बात किया जा रहा है अकाउंट में 200 रुपए की बात की जा रही है। इसी प्रकार कभी अगर 100 आ जाए, 200 आ जाए, 2000, 5000, 10,000 कुछ भी आ जाए, कोई भी अगर अंक आ जाता है तो ध्यान रखिए हम लोग यहाँ पर उसको अंक नहीं समझेंगे, बल्कि यहाँ पर उसको हम लोग मनी के रूप में ही समझेंगे। जैसे यह 200 अंक न समझिएगा, बल्कि हमारा 200 रुपया। अकाउंट में कभी भी कोई अंक अगर आपको दिखाई दे, ध्यान रखिएगा वो हमारा कैश के रूप में है, या हमारा वो रुपया के रूप में है, या किसी प्रकार का कोई मॉनेटरी फॉर्म के रूप में वो आपका शो कर रहेगा। हाँ, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जनरल के बारे में, और थोड़ा जनरल के बारे में लोग समझते हैं। जनरल जो आपका है किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे मेन, सबसे अगर इंपॉर्टेंट कह लीजिए, अगर कोई पुस्तक है प्राइमरी पुस्तक का या प्राइमरी बुक का, तो वह हमारा जनरल है। जनरल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें व्यापारी अपने हिसाब किताब की प्रतिदिन की जानकारी, उसको डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज जो भी अकाउंटिंग का फॉर्मेट बनाया गया उस फॉर्मेट के अंतर्गत उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। और जर्नल में लिखने की क्रिया को, जो उसमें हम लोग एक्टिविटी करेंगे, जो हम लोग वर्किंग करेंगे, उसी वर्किंग क्रिया या उसी एक्टिविटी को ही हम लोग यहाँ पे जर्नलाइजिंग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो हमारा सबसे मेन पार्ट है, अभी हम लोग सिर्फ जनरल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरल क्या होता है, हाँ लेजर की बात करेंगे, लेजर को हम लोग बाद में समझेंगे, अभी हमारा लेजर का पार्ट नहीं है। अभी हमारा सिर्फ यहाँ समझना है कि जनरल क्या होता है, क्या इसका रोल होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। आइए हम लोग समझते हैं आगे। देखिए, हाँ अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जनरल में, तो कह रहा है ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द जनरल, कि जनरल का क्या ऑब्जेक्ट है, जनरल का क्या महत्व है, समझ लीजिए आपको यहां पर समझना है। तो देखो इसमें पहला आपसे क्या कह रहा है कि इट इज प्रिपेयर टू मेक ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जर्नल क्या करता है, जो भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए, जो भी हमारा वित्तीय लेन देन किए गए हैं, उसको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करता है। सिस्टमैटिक मतलब मैं बात करूंगा या डेट वाइज और सीक्वेंस वाइज, जैसे जैसे आपका ट्रांजेक्शन किए गए हैं वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड करते जाइए। आपका सुबह हुआ है, मॉर्निंग में हुआ है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, जैसे जैसे जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको सीक्वेंस वाइज में उसको लिखते जाओ। यहाँ सिस्टमैटिक मतलब यहाँ पे है सीक्वेंस वाइज और डेट वाइज समझिएगा। तो पहला कहा इट इज प्रिपेयर टू मेक द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये जो भी बिजनेस का हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको सिस्टमैटिक रूप से मेंटेन करता है। दूसरा हमारा पॉइंट करा है इट इज यूज अ लीगल एविडेंस इन द केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर बिजनेस में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट, किसी प्रकार कोई विवाद या झगड़ा कह लीजिए, वित्तीय विवाद हो जाता है, तो ऐसी दशा में ये जनरल हमारा क्या एक साक्ष्य के रूप में या सबूत कह लीजिए, गवाह के रूप में हमारा ये काम कर सकता है। ठीक है, इसको हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं एज ए एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में। यहाँ तक की बात करें कुछ कुछ देश हमारे जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सब हमारे जो ऐसे देश हैं यहाँ पर सिर्फ जर्नल को ही एक महत्वपूर्ण गवाह के रूप में, सबूत के रूप में मान लिया गया है। एक प्रकार से ये मेन गवाह समझ लीजिए हमारा है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं इट इज यूज ए लीगल एविडेंस इन द केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर व्यापार में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है या व्यापारिक झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे दशा में ये हमारा क्या करता है, एक एविडेंस के रूप में काम करता है, एक सबूत या साक्ष्य के रूप में काम करता है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है इट इज आल्सो हेल्प टू प्रिपेयर द लेजर बुक। ध्यान रखिएगा कि मैंने तीसरा पॉइंट आपको मैंने आपको समझाया कि ये जो आपका लेजर है, आगे मैं आपको सिखाऊंगा लेजर क्या होता है, कैसे इसमें पोस्टिंग की जाती है, कैसे ये प्रिपेयर होगा। ये जो आपका जर्नल है इसी की सहायता से ही आपका लेजर तैयार होता है। इसलिए कह रहे हैं कि जर्नल किसी भी अकाउंट के लिए सबसे कह लीजिए इससे महत्वपूर्ण पूरे अकाउंटेंसी में कोई टॉपिक आपका है ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी के आधार पर ही हम लोग अपने बिजनेस से या अपने बिजनेस से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ लेजर में पोस्टिंग करते हैं, इसके जर्नल के थ्रू। जर्नल की सहायता से हम लोग यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे इंपॉर्टेंस हमारे लेजर बनते हैं हम लोग जर्नल के द्वारा ही तैयार करते हैं। अगला पॉइंट कर आपसे इट इज द इन्फॉर्म अबाउट द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये जो व्यापार में जो भी वित्तीय लेन देन, जो भी आपके लेन देन किए गए हैं, उन सभी कार्यों का
डेबिट और क्रेडिट के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको देता है कि हमारे बिजनेस में क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, ऑफ बैलेंसेज ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी वित्तीय लेन देन किए गए हैं उन सभी प्रकार के वित्तीय लेन देनों का कि क्या डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इन सभी प्रकार के लेन देनों के बारे में वे बताता है। जनरल हमें बिजनेस, जो भी बिजनेस में हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है उन सभी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में एक हमें आइडिया बताता है कि हमारा डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है। अगला पॉइंट आपका कह रहे हैं जर्नल इज शो द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। बिल्कुल सही बात कि जर्नल क्या होता है, जो भी बिजनेस का ओवरऑल जो भी ट्रांजेक्शन किया गया, जो भी लेन देन किया गया, उसका एक एंट्री में आपको पूरा समझाता है कि आपने क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आपने वित्तीय क्या लेन देन आपने किया है, उसको बस एक या कह लीजिए 2 लाइन में आपको ये समझा देता है कि इसलिए करें जर्नल इज ए शो, जर्नल में बताता है, दिखाता है या व्यक्त करता है, प्रकट करता है अ कंप्लीट स्टोरी, ओवरऑल पूरे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करे, कंप्लीट स्टोरी ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री, एक ही एंट्री में, एक ही लेन देन में पूरे आपको जो भी आपने वित्तीय लेन देन आपने किया था उन सभी के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन बता सकता है। तो कह लीजिए यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्ट, इसको आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जो आपके लिए कंपटीशन के साथ साथ आपके ये और थ्योरेटिकल जानकारी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल। ओके, आइए आगे हम लोग बात करते हैं। यहां पर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे अब कि जर्नल में रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, जर्नल में हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जर्नल में रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, जो भी फाइनेंशियल हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इन सभी प्रकार की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग पुस्तक में जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे तो सामान्यतः अगर बात करेंगे तो जर्नल एंट्री करने के लिए 2 तरीके बताए गए हैं। एक तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें कुल प्रकार के आपको 3 खाते होते हैं, पर्सनल, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बारे में आपको, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में आपको बताया गया है। पाने वालों को डेबिट और देने वालों को क्रेडिट, रिसीवर, गिवर, व्हाट्स कम इन, व्हाट्स गोज आउट, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिए, इनकम को क्रेडिट। ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है। लेकिन आपको हम यहाँ दूसरा अप्रोच आपको बता रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच आपको हम बताएंगे। हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच भी आपको हम सिखाएंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच में कैसे किया जाएगा, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सीखेंगे कि मॉडर्न अप्रोच के द्वारा हम लोग जर्नल ट्रीटमेंट कैसे, जर्नल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे थ्रू मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे कि जर्नल एंट्री क्या होता है। जर्नल जो आपका एंट्री है मॉडर्न अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, जो लेखांकन समीकरण है उन समीकरण के आधार पर मॉडर्न अप्रोच आपका आधारित है। इसमें यह बताया गया है कि अकाउंटेंसी में सिर्फ 5 शब्द को ध्यान रख लीजिएगा। अगर ये 5 शब्द जो आज आपको बताने वाले हैं उसमें सोच सकता है सिर्फ आपको 2 ही बता पाए, बाकी का अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि अगर इन 5 शब्दों के बारे में अगर आप कमांड कर लीजिए तो सारा जर्नल एंट्री मॉडर्न अप्रोच पर यही आपका टिका हुआ है। अगर इन 5 शब्दों पर अगर आप कमांड बना लिए तो आप जर्नल एंट्री की बिल्कुल एकदम आपको समझ में आ जाए क्या है, कैसे किया जाएगा, किसके थ्रू, मॉडर्न अप्रोच, या कह लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू मॉडर्न अप्रोच में आपको सिखाया जाएगा। कैसे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिर्फ इस मॉडर्न अप्रोच में अकाउंटिंग इक्वेशन के अंतर्गत सिर्फ आज हम लोग सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ 2 ही शब्द के बारे में हम लोग समझेंगे आज। एक तो हमारा कह रहा है एसेट्स और दूसरा हमारा कह रहा है एक्सपेंसेस। ध्यान रखिएगा, एक तो हमारा कह रहा है यहाँ पर एसेट, दूसरा हमारा कह रहा है एक्सपेंसेस। ध्यान रखिएगा, कभी भी बिजनेस, जो भी बिजनेस आपका हो रहा है उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में 2 शब्द, एक तो एसेट्स है, दूसरा हमारा एक्सपेंसेस। ये 2 शब्द अगर आपको कहीं मिल जाए तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है। ध्यान रखिएगा, क्या होने का मतलब ये हो रहा है कि ये जो दोनों आपके शब्द हैं, ये जो दोनों आपके शब्द हैं, इसमें ये देखिएगा आप कि अगर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, 2 ही चीज होगा, या तो जो संपत्ति हो रही है, जो आपके एक्सपेंसेस जो व्यय हो रहा है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। 2 से ध्यान रखिएगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस। आज हम लोग सिर्फ 2 शब्द पर शब्द कमांड करेंगे, एसेट्स और एक्सपेंसेस। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस में ध्यान रखिएगा, अगर ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज बढ़ रहा है, या कह लीजिए उसको वृद्धि करता है, अगर ये वृद्धि करता है तो ध्यान रखिएगा उसे हम लोग अकाउंट में डेबिट शो करेंगे, उसे हम लोग अकाउंट में डेबिट शो करेंगे। ये प्लस हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इंक्रीज का मतलब यहां मैं बात कर रहा हूं, अगर वो प्लस हो रहा है, एसेट्स और एक्सपेंसेस का बढ़ना, वो हमारा कहलाएगा डेबिट कहलाएगा। ध्यान रखिएगा,
दो चीज पर, एक तो हमारा एसेट्स, दूसरा हमारा एक्सपेंसेस। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस, संपत्ति और व्यय, अगर ध्यान रखिएगा वो बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करिएगा। अगर ये उसके बढ़ने के विपरीत अगर ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। बस सिंपल दो शब्द पे ध्यान रखिएगा आज कि संपत्ति है घट रहा है कि बढ़ रहा है, इस प्रकार एक्सपेंसेस है घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर वो घट रहा है ध्यान रखिएगा मीन्स डिक्रीज हो रहा है तो आप यहां पर उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर वो इंक्रीज कर रहा है बढ़ जा रहा है तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। बस और कुछ भी नहीं करना है, आप समझ लीजिए आपको मॉडर्न अप्रोच समझ में आ जाएगा। बस तो दो चीज ध्यान रखिएगा, एक तो हमारा एसेट, दूसरा एक्सपेंसेस। एसेट्स एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट, एसेट्स एक्सपेंसेस का घटना क्रेडिट कहलाएगा। बात आपको समझ में आ गई? बढ़ गया तो डेबिट, अरे भाई सीधी सी बात है, अगर बढ़ गया तो उसको बढ़ा दीजिए, डेबिट कर दीजिए, और घट जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। बस और कुछ आपको नहीं करना है। ध्यान रखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आपको देखो एग्जांपल में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एग्जांपल में आपसे क्या करा है कि ध्यान रखिए इंक्रीज इन कैश या बैंक, ध्यान रखिएगा करा इंक्रीज कैश या बैंक। मैंने बताया आपको कि अगर संपत्ति बढ़ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, इसी प्रकार अगर व्यय भी बढ़ रहा है तो भी इसको डेबिट करेंगे। इंक्रीज कर रहा है कैश या बैंक, आपको किसी से पैसा मिल गया तो इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। हाँ बैंक कैसे बढ़ सकता है? आपने बैंक में जमा कर दिया, आपने व्यापारी ने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोग इसको डेबिट करेंगे। दूसरा क्या रहा है इंक्रीज इन मशीनरी, आपने अपने बिजनेस के लिए कुछ प्लांट कुछ मशीनरी आपने खरीद लिया है तो सीधी सी मशीनरी आएगा तो मशीनरी आपका इंक्रीज किया, बढ़ गया, इसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। इस प्रकार करा इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी बढ़ गया, डेबिट का। सैलरी बढ़ने मतलब ज्यादा उसको पे करना होगा, सैलरी का बर्डन ज्यादा बढ़ गया, देना पड़ा, ये डेबिट हो गया। इंक्रीज इन फर्नीचर, आपने अपने बिजनेस से फर्नीचर परचेज कर लिया तो ये इंक्रीज कर गया, इसको भी डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीद लिया तो बिल्डिंग को हम लोग डेबिट करेंगे। जो चीज बढ़ जाए चाहे वो आपका एक्सपेंसेस हो चाहे वो एसेट्स हो, दो ही चीज ध्यान रखिए एसेट्स और एक्सपेंसेस। अगर एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करिए, अगर वो घट रहा है तो उसको क्रेडिट करिए। इसी प्रकार करा इंक्रीज इन रेंट, रेंट का बढ़ गया, डेबिट करिएगा। इंक्रीज इन डिस्काउंट, डिस्काउंट बढ़ गया, डेबिट कर दीजिएगा। इंक्रीज इन स्टॉक, इसको भी डेबिट कर दीजिएगा। जो चीज बढ़ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, जो चीज घट रहा है उसको क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार जैसे यहाँ करा है डिक्रीज इन कैश या बैंक, जो इंक्रीज हुआ था यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। बढ़ रहा है सॉरी घट रहा है। डिक्रीज इन मशीनरी, जो चीज कम हो रहा है उसको क्रेडिट करते जाओ। डिक्रीज इन सैलरी, ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये भी आपका डिक्रीज इन फर्नीचर, ये भी आपका हो गया। डिक्रीज कैसे हो जाएगा, फर्नीचर था उसको बेच दिए, घट गया, कम हो गया। डिक्रीज इन बिल्डिंग, ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। डिक्रीज इन रेंट, ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। डिक्रीज इन डिस्काउंट, ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। और डिक्रीज इन स्टॉक, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि जो शब्द यहाँ थे वही शब्द आपके यहाँ है। इसमें इंक्रीज किया था इसलिए मैंने सभी को क्या कर दिया डेबिट कर दिया, और ये जो आपके थे सब डिक्रीज तरह थे इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। बस यही सिंपल सी बात है। दो चीज ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में मॉडर्न अप्रोच के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट, एसेट एक्सपेंसेस का घटना क्रेडिट। आइए ये जो बातें मैंने आपको बताई है इन सभी बातों को एक क्वेश्चन के माध्यम से या कह लीजिए एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आइए ध्यान देखिएगा। एक आपसे एग्जांपल कह रहा है कि फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर परचेज पेड इन कैश ₹20,000। ध्यान रखिएगा फर्नीचर खरीदा है और उसका पेमेंट कैसे किया गया है, कैश के रूप में किया गया है ₹20,000। 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया है और उसे पेमेंट कर दिया है। ध्यान रखिएगा फर्नीचर आपने खरीदा है तो सीधी सी बात है फर्नीचर आपके बिजनेस में आएगा या आपके घर पे आएगा। तो फर्नीचर आया, फर्नीचर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? जी बताइए। फर्नीचर इंक्रीज करेगा और फर्नीचर इंक्रीज मैंने अभी बताया, देखिए लीजिए अब यहां भी देख सकते हैं इंक्रीज इन फर्नीचर डेबिट। तो आप सीधा बिल्कुल सिंपल आप कर दीजिएगा फर्नीचर
बस इसके सामने डेबिट, बस इसके सामने डेबिट कर दीजिए। अभी आप बहुत कुछ मत सीखिए, बहुत कुछ ज़्यादा इफ और आर अपने दिमाग में मत आने दीजिए, केवल अभी आपको ये समझना है कि किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। और सीधी सी बात है, फर्नीचर आया, अब पेमेंट नगद के रूप में किया, कैश के रूप में करेंगे। तो कैश जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, कैश पेमेंट करेंगे, तो कैश हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? सीधी सी बात है, फर्नीचर परचेज किए, कैश पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा घटेगा। और अभी मैंने देखो यहाँ पर सिखाया है डिक्रीज इन कैश या बैंक, तो इसको हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो आप सीधा कर दीजिए कि सर कैश अकाउंट को बस सीधा क्रेडिट कर दीजिए। लो भाई, हो गया जनरल एंट्री, बस यही था आपका, यही था जनरल एंट्री। अब कैसे लिखा जाएगा, ये तो हो गया कॉमन भाषा में कि हम लोग समझ लिए किसको हम लोग डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। अगर इसको अगर हम लोग को और अगर समझना है तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा और समझ लीजिए डीप में। अब ये तो हो गया जनरल लैंग्वेज की बात करें हम लोग, जनरल लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको करना होगा तो हम लोग सीधा फर्नीचर अकाउंट को यहां पर शॉर्टकट में DR कर दीजिए। बस ये जो डेबिट है इसका एक छोटा रूप है, डेबिट कर दीजिए। ये जो आपने यहाँ पर पूरा लिखा है DEBIT, इसको मत लिखिए, सीधा इसको R कर दीजिए। हाँ, डेबिट के बारे में क्यों लिखा जाता है आपको हम ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुके हैं कि डेबिट क्यों लिखा जाता है, उसको आप फिर से चाहे देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं बस सीधा ये हो गया आपका कैश अकाउंट, ये क्रिएट हो गया। सिंपल, जो डेबिट आप बड़ा लिखते थे उसको बड़ा मत लिखिएगा, अब उसका छोटा रूप, संक्षिप्त रूप कर लीजिएगा, ये डेबिट और ये क्रेडिट हो गया। ध्यान रखिएगा, आपको उसके पहले जो आपने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर यहाँ पर डेबिट क्यों लगता है और क्रेडिट को लिखने से पहले टू क्यों लगाते हैं, इसके संबंध में मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखिए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसको उस वीडियो के बारे में सर्च करके देख लीजिएगा क्यों लगता है। आगे फिर हम आपको बता देंगे कि डेबिट क्यों लगता है, क्रेडिट क्यों नहीं लगता है, उसके पहले टू क्यों लगता है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसको समझ लीजिए आज फिर आप। आइए, ये हो गया। अब अगर इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया जाए या अकाउंटिंग फॉर्मेट दे दिया जाए, तो अकाउंटिंग जो आपका फॉर्मेट है, अकाउंटिंग लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको अगर करना हो तो हम लोग सीधा कर देंगे फर्नीचर अकाउंट। ध्यान रखिएगा, अकाउंट में जितने भी शब्द आपको मिल जाएं सभी के नाम के अंत में अकाउंट शब्द, ये छोटा सा जो आपका शब्द है A/C, अकाउंट शब्द लगाना सीख लीजिए। क्यों लगता है आगे आपको बताएंगे क्यों लगता है, चाहे वह पर्सनल अकाउंट ही क्यों ना हो वहां भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पर्सनल अकाउंट में अकाउंट शब्द लगाने से पहले पास्ट्राफी यस का प्रयोग करके तब आप लगा दीजिए। जैसे राम आपका हो गया, राम अकाउंट ऐसे मत लगाइएगा, अगर राम को लिखना है तो यहाँ पास्ट्राफी यस लगा के ये राम का खाता हो गया, राम्स अकाउंट हो गया, तो आप पास्ट्राफी यस प्रयोग का प्रयोग करके लगा दीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका डेबिट हो गया। अब ध्यान रखिएगा, क्रेडिट को लिखने से पहले ना, क्रेडिट को लिखने से पहले टू शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो टू कैश ये हो गया। लो भाई, आपने यहाँ पर सीधा पूरा अमाउंट डाल दिया, आपने सीधा यहाँ पर अमाउंट जो भी था आपका यहाँ पर 20,000 था ना, हाँ जी 20,000 रुपये, सीधा आपने यहाँ कर दिया, ये 20,000 रुपया हो गया। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा सर इसको टू क्यों लिखे। ध्यान रखिए, अकाउंट में अगर सभी को हम लोग ऐसे लिखते जाएं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, मनोज अकाउंट क्रेडिट, सबको अगर लिखते जाएंगे तो पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि कौन हमारा, अगर इधर हम लोग भूल जाएं, अगर केवल इधर देखें तो देखकर पता नहीं कर पाएंगे कि कौन हमारा डेबिट है कौन क्रेडिट है। लेकिन जैसे ही अगर किसी के नाम के आगे टू शब्द लग जाता है तो आप तुरंत अपने आंखों में ज्यादा प्रेस आपको डालने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा देखते ही कह दोगे कि सर ये हमारा क्रेडिट है, टू लग गया तो जान लो हमारा क्रेडिट हो गया। इस तरह से आपने यहाँ पे जनरल एंट्री सीख लिया कि फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और टू कैश।
इसका नरेशन क्या होगा अभी भूल जाइए आप, अभी से और आपको यह सीखना है कि जर्नल एंट्री कैसे किया जाएगा, जर्नल एंट्री कैसे हम लोग करेंगे, आप यही सीखिएगा। नरेशन क्या होता है, क्यों ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसके नीचे क्यों अंडरलाइन किया जाता है, ये बात की बातें आपको आगे की वीडियो में आपको सिखाएंगे, बताएंगे क्यों ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्या इसका नरेशन लिखना जरूरी है, आगे आपको बात बताएंगे। आपको उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार एक और देखते हैं, बैंक में करा जमा किए 50,000 रुपया, बैंक में जमा किया। मैंने कहा कि बैंक में अगर पैसा जमा करोगे तो बैंक इंक्रीज करेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया तो आप कर दोगे सीधा एंट्री कि बैंक अकाउंट हमारा बढ़ गया। अब बैंक में क्या जमा हुआ, आप कहोगे लो भाई ये कैश, आपने कैश अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे 50,000 रुपया। ये तो हो गया जनरल लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में हो गया। लेकिन अगर इसी चीज को अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझेंगे, अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझेंगे, अगर इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझेंगे तो आप सीधा एंट्री कर दीजिए कि सर बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट हो गया। लो भाई हो गया आपका ये 50,000 रुपया। बस यही तो है, कुछ भी नहीं है, बस केवल आप शब्द पे ध्यान रखिएगा, एसेट्स है कि एक्सपेंसेस है। अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, घट रहा है तो क्रेडिट कर दो, बस यही करना है। 1 से 5 शब्द आपको बताएंगे, 2 शब्द इसमें हो चुका है, 3 शब्द आपको आगे बताएंगे। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू आप समझ जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है। एसेट्स एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट, एसेट्स एक्सपेंसेस का घटना क्रेडिट। एक और लेते हैं हम लोग, करा कि मशीन खरीदा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मशीनरी परचेज किया है, मशीनरी परचेज किया है आप ₹70,000 का, 70,000 रुपये का मशीन खरीदा है, और करा पेड 50,000 इन कैश। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये जो 50,000 रुपया है ये कैश कर रहा है, एंड ₹20,000 पेड इन चेक। ध्यान रखिएगा मशीन खरीदा है, 70,000 रुपये का मशीन है, लेकिन आपने पूरा का पूरा कैश ना पे करके उसमें से आपने 50,000 रुपया कैश कर दिया, बाकी आपने चेक से कर दिया, बाकी आपने चेक से कर दिया, कोई बात नहीं, फिर भी तरीका ये देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसका अकाउंटिंग। तो मशीन खरीदा, मशीन आएगा, मशीन इंक्रीज किया, मशीन बढ़ गया, तो मशीन को हमने बताया एसेट्स एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट, तो सबसे पहले इसको हम लोग डेबिट कर देंगे, बढ़ा दीजिए इसको, हो गया। आइए देखिए, तो मशीनरी अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, और क्या बढ़ा देखिए, और ये कैश अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और बैंक अकाउंट भी क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा भाई, सीधी सी बात, चेक से पेमेंट करेंगे तो चेक मतलब चेक जब भी पेमेंट क्लियर होगा तो बैंक से ही क्लियर होगा ना, आपके खाते से उतना पैसा बैंक आपके ऑर्डर के हिसाब से चेक पे काट लेगा। वो 20,000 रुपये आपने ऑर्डर किया फला व्यक्ति को देने के लिए, और 20,000 रुपये बैंक आपके खाते से कम कर देगा, तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस आपका कम हुआ। जब बैंक बैलेंस आपका कम होगा तो बैंक को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। मैंने अभी बताया कि जो चीज घट जाएगा, एसेट्स एक्सपेंसेस का घटना आप क्रेडिट कहलाएगा, बढ़ना डेबिट कहलाएगा। अगर इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर हम लिखें, इसी को अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में करना होगा, तो आइए देखिएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग इसका जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। अकाउंटिंग अगर लैंग्वेज की बात करें तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में सीधा इसका एंट्री हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, और इसके बाद हम लोग कर देंगे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। लो भाई हो गया। अब यहाँ आप अमाउंट डाल दीजिए, ये मशीन कितने का था, 70,000 रुपये का था, कैश में पेमेंट आपने कितना किया, 50,000 रुपये पेमेंट किया, और चेक से आपने कितना किया, 20,000। ओवरऑल दोनों को आप जोड़ देंगे, 50, 20, 70,000 रुपये की मशीनरी आ गई। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप यहाँ पर जनरल एंट्री कर लिए, इस तरह से आप यहाँ जनरल एंट्री कर लिए।
उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई। वो सिर्फ ध्यान रखिएगा सिर्फ दो शब्दों पर, एक तो एसेट्स, दूसरा हमारा क्या है एक्सपेंसेस। एसेट्स एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट, एसेट एक्सपेंस का घटना क्रेडिट। ओके, थैंक यू।